प्यारे ट्वेल्थ के छात्र और छात्राएं, अगर आप भी ट्वेल्थ क्लास में है और 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग तीसरा चैप्टर जो कि क्या था, संपूर्ण क्रांति, इसी का मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। जो आंदोलन हो रहा था उसके नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी का क्या विचार थे, ये लिखना है आपको। और लिख रहा है आगे, आंदोलन का नेतृत्व में वे जो कहता किस शर्त पर स्वीकार करते, मतलब कौन सा शर्त था जो स्वीकार किया था ये आंदोलन का नेतृत्व करना, मतलब अगुवाई करना जो था जयप्रकाश नारायण, क्यों, मतलब कैसे कहा था। देखो इसका उत्तर आप बड़े ही आसान शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हो कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का जो विचार थे, क्या था विचार, कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबका बात सुनूंगा, सबका बात मानूंगा, बट क्या कि जो अगुवाई होगा, मतलब जो मेरा जो कहना होगा, मतलब जो मैं कहूंगा वही सबको मानना पड़ेगा, ये बात कहा था। सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा, जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, छात्र से समझूंगा और अधिक से अधिक बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला जो होगा ना, मेरा अंतिम फैसला वो मेरा होगा। मैं सबका बात सुनूंगा, छात्र का बात सुनूंगा, है ना, सबसे बहस करूंगा, अधिक से अधिक समय बात करके स्वीकार करूंगा, बट जो अंतिम फैसला होगा वो मेरा होगा। ये कहा था कौन, जयप्रकाश नारायण। आगे कहता इस फैसले को सभी को मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं जो है ना इस आंदोलन का नेतृत्व कदापि नहीं करूंगा, ये कहा था जयप्रकाश नारायण। तब तो इस नेतृत्व का मतलब होगा, तब यह क्रांति सफल हो सकेगी, अन्यथा नहीं सफल होगा, यही कहा था जयप्रकाश नारायण ने। और नहीं तो आपस की बहस में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा। नाम के लिए मुझे नेता मत बनाइए, अगर नेता बनाना है तो अगर काम करवाना है तो आपको मेरा फैसला मानना ही होगा, ये कहा था जयप्रकाश नारायण। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें अगर डिकेट करे पीछे से कि क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें, मतलब ऐसा कोई होगा क्या, आपको नेता बना दिया गया है, आपको कोई पीछे से सलाह दे रहा है ये करो वो करो, ऐसा नेता चाहिए क्या आपको, बोला जयप्रकाश हमको ऐसा नेता बनना ही नहीं है, ठीक। उसके बाद कहता है, तो इस नेतृत्व का कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। आंदोलन का नेतृत्व वे इसी शर्त पर स्वीकार करते, कहा था ना ये किस शर्त पर स्वीकार करते थे, ये था उसका कुछ शर्त। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। दूसरा प्रश्न भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट, कहता जयप्रकाश नारायण के, देखो जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, मतलब छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दे, मतलब छात्र जीवन उसका कैसा चला, अमेरिका में जो रहा वो कैसा रहा, है ना, इस अवधि में कि कौन सी बातें आपको प्रभावित करती, ये बातें लिखना है। देखो जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील था, है ना, वे साइंस के छात्र थे, कौन, जयप्रकाश नारायण। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे, फिर बिहार विद्यापीठ से आईएससी, है ना, आईएससी की एग्जाम दिया, है ना, आईएससी की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे, है ना, और उसी के भाषण जो सुना था उसी से प्रभावित होकर ये जमते अमेरिका, सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए, कौन, जयप्रकाश नारायण। वहां बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, और यहां तक कि जहां जानवर मारे जाते हैं वहां भी उन कारखानों में उन्हें काम करना पड़ा, तब जाकर के वो पढ़ाई बने गए और मार्क्सवादी बन के लौटे थे, कौन, जयप्रकाश नारायण। यही क्वेश्चन था जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। जब अमेरिका गया वहां पे काम किया, फैक्ट्री में काम किया था, यहाँ तक कि जो वेटर होते ना, वेटर जो थाली साफ उसका भी काम किया था, कौन, जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
अगला सवाल भी तीसरा नंबर जो है काफी इंपोर्टेंट, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये क्वेश्चन जो है ना बोलूंगा काफी इंपोर्टेंट है 12th एग्जाम के लिए, चाहे साइंस में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण जो था कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए। लिखना है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लेनिन ने सिखाया था। क्या सिखाया था, जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में होता है और पूंजीपति के हाथ में होता है। कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। कौन, जयप्रकाश नारायण। क्या, इसलिए शामिल। स्क्रीनशॉट ले लो, 3 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर प्रसंग व्याख्या करें। ये लाइन आपके एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स में पूछेगा। व्याख्या करने वाला सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। अगर कोई क्या है, क्या है बाबू, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों को में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं। इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जब उनके शांति में प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे तो कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग बस से आ रहे थे, कुछ लोग तो रेलों से आ रहे थे, कुछ लोग ट्रेनों से आ रहे थे। आने वालों में किसान थे, मजदूर थे, मध्य वर्ग थे, छात्र थे, ये शामिल थे। जहां तहां उनको बिना कारण ही गिरफ्तार किया गया, रोका गया, पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधी के इन हरकतों के कारण ऐसी नीचता का व्यवहार दिखाने वाले के लिए यह पंक्ति लेखक द्वारा कही गई थी। अंततः उन्होंने यह भी कहा कि जनता, छात्र, युवा अब इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उसका नेता युवा होगा, छात्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बातें कहा था कौन, जयप्रकाश नारायण, इस पंक्ति के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल। ये भी सवाल काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि बाबूजी मतलब बाबू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपीजी अपने भाषण में करते हैं। कौन सी विशेषता का उल्लेख जेपीजी अपने भाषण में करते हैं। लिखेंगे कि जेपीजी ने अपने भाषण में बाबूजी और नेहरू जी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला कहता है बाबूजी की महानता के बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब भी हमने यह कहा बाबू हम नहीं मानते थे आपकी यह बात, तो बाबू बुरा नहीं मानते थे। कहता हम बाबू का, अगर कोई बाबूजी मतलब महात्मा गांधी अगर कोई बात बोल दिया, वो कह रहा था क्या हम आपका बात नहीं मानेंगे, तो महात्मा गांधी बुरा क्या मानते थे, नहीं मानते थे, हमारी बात समझ जाते थे, फिर भी वे हमें प्रेम से समझाते थे। मैं उनका बड़ा आदर करता था, परंतु उनकी कुट आलोचना भी करता था, उनमें बड़प्पन था, वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे। मेरा उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। यही बात कहा था जेपीजी और नेहरू जी के संबंध में, है ना, यही कहा था ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। जो भ्रष्टाचार होता है उसका जड़ क्या है, और आगे इसमें क्वेश्चन जो है क्या आप जेपीजी से सहमत है, ये क्वेश्चन है। जेपीजी सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव दिएंगे आप लोग। देखो यहाँ पे लिखना है भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो सरकार की गलत नीतियां है। सरकार की क्या है, गलत नीतियां है, इसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ और मजबूत हो जाते हैं। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई भी काम नहीं होता है, और शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है अभी टाइम में, है ना। हाँ, मैं जेपीजी से सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल सही बात कहा था कि आजादी के बाद भी भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ा है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, किरानी राज खत्म करनी होगी, और नौकरी स्वाधीन क्या है, नौकरशाही को जड़ से मतलब जड़ मूल से नष्ट करना होगा,
आज के नौकरशाह अभी भी क्या लिखना है, अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं समझते, वे अपने को सरकारी कर्मचारी मानते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी वही सोच आज भी वर्तमान में है। नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जाता है। आजकल क्या होता है, जो नौकरी ले लेता है ना वो अपना राजा बन जाता है। तुम वहां पे कोई काम करवाने जाओ, तुमसे घूस मांगेगा तभी तुम्हारा काम करेगा, अगर आप घूस नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे जाओगे तब आपका टिकट, अगर रुपया ब्लैक से लोगे टिकट तब आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन ऐसे जाओगे तो आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल कहता कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। दल विहीन और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है ये आपको बताना है। कहता जयप्रकाश, मतलब जयप्रकाश जी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, और मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगा। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा, है ना। इस तरह से आप लोग अगर लिखते हो तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। देखो एक प्रश्न ये भी है, संघर्ष समिति जो होते हैं ना, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी। जो संघर्ष समिति उसने बनाया था उससे जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा था, क्या उसको लेना था। वो हो गया पीडीएफ क्या, उस ऐप से करो। अगला प्रश्न 8वां कहता है संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। देखेंगे जयप्रकाश जेपी जी चाहते थे कि जन संघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जेपी जी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समिति केवल शासन से ही नहीं संघर्ष करेगा, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतिपूर्ण न्याय होते हैं उनका भी दमन करेगा। यह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए भी अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कहा था संघर्ष समितियों का। क्या मतलब क्या अपेक्षा था, क्या चाहता, ये चाहता था कि सिर्फ ये जो है ना बोल सकते हैं मतलब संघर्ष समिति जो था बना ये विधान के लिए या नहीं, ये पूरे समाज के लिए, सामाजिक हो या आर्थिक हो, कोई भी राजनीतिक हो, सभी फील्ड में ये काम करेगा, है ना। अगर गांव समाज में कोई गलती कम होता है वहां भी ये समिति काम करे। ठीक है, कहता कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहा कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझाव को आप कितना समझते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। चुनाव सुधार के बारे में जेपी जी का प्रमुख जो सुझाव यह है कि इस बार जो चुनाव होगा उसके प्रचार में बहुत कम खर्च करना होगा। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो गई है कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। उनका भी यह सुझाव है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समिति मिलकर ये आम राय ले, आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे उनमें से किसी को मान्य करे। जनता और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम यह संघर्ष समिति ही करेगा। ठीक है, ये 9 प्रश्न हो गया और ये लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन क्या था, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ था। तो आपको याद होगा कि दिनकर जी का जो निधन हुआ था मद्रास में अपने मित्र ईश्वर नारायण के साथ रुके थे। जब एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में जब अपने मित्र ईश्वर नारायण के साथ रुका था वहां उनसे मिलने दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। उस दिन दिनकर जी ने उन्हें कुछ अपने शब्द सुनाए थे। उसी दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा और रामनाथ जी गोयनका के द्वारा 3 मिनट में उनको भी मतलब बिल्डिंग नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उनका वहां पे क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिख देते हो तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये 10 सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।